हेलो डियर स्टूडेंट्स। नाउ आज की क्लास में हम लोग एक काफ़ी बेटर टॉपिक करने वाले हैं। और इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले मैं एक शॉर्ट ब्रीफ आपको कर दूं कि अभी तक हमने क्या क्या पढ़ा है। हमने इस द सेल द यूनिट ऑफ लाइफ में इस चैप्टर में हमने सेल मेम्ब्रेन के बारे में देखा है। हमने जो माइटोकॉन्ड्रिया है उसके बारे में हमने देखा है। हमने प्लास्टिड के बारे में डिस्कशन किया है। तो ये सेल मेम्ब्रेन में हमने तीन मॉडल देखा था। सैंडविच मॉडल देखा था, हमने यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल देखा था, एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट मॉडल जो कि फ्लूइड मोज़ैक मॉडल था उसे हमने डिस्कस किया था और उनके स्ट्रक्चर्स को एक दूसरे से कंपेयर करके हमने स्टडी करी थी। तो आफ्टर डूइंग ऑल दीज थिंग्स, अब आज के टॉपिक में हम एक ऐसे सिस्टम के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। इन द सेल द यूनिट ऑफ लाइफ के चैप्टर में एक ऐसा सिस्टम के बारे में पढ़ने जा रहे हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है किसी भी सेल के फंक्शनिंग में। आप ही सोचिए, एक सवाल सोचिए कि सपोज दैट कि ये अगर सेल है और ये सेल के अंदर न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर डीएनए है, फिर वहां से आरएनए फॉर्म होगा और बाद में एक सेल को प्रोटीन के फॉर्मेशन की रिक्वायरमेंट होगी, उसी सेल को लिपिड्स के फॉर्मेशन की रिक्वायरमेंट होगी, उसी सेल को ग्लाइकोजेन को फॉर्म करने की रिक्वायरमेंट होगी और कई ऐसी चीजें होंगी जो कि फॉर्म करना काफी जरूरी है। और ये जरूरी नहीं है कि यहाँ पे अगर कोई एक सेल ऑर्गेनेल यहाँ पे अगर फॉर्म होता है तो बाद में बाकी हो सके दूसरे सेल ऑर्गेनेल्स को भी इसकी रिक्वायरमेंट हो सकती है। तो उस केस में क्या होगा, कैसे एक सेल कैसा सरवाइव करेगा वहां पे, जब वहां पे अलग अलग कंडीशंस रिक्वायर्ड होंगे किसी भी सेल ऑर्गेनेल्स के, किसी भी सेल्स के लिए, है ना। तो बच्चों, आज का जो टॉपिक है हमारा, आज के इस टॉपिक में जो हम लोग पढ़ने वाले हैं उस हेडिंग का नाम होगा endomembrane system. In this lecture we are going to discuss endomembrane system. अब थोड़ा सा कंफ्यूजन होगा आपको, कुछ चीजें दिमाग में आएंगी, कुछ डाउटफुल क्वेश्चंस आपको काफी डाउट क्रिएट करेंगे कि आखिर क्या होगा। इसमें हम सेल के अंदर पढ़ रहे हैं और सेल में सेल ऑर्गेनेल्स के बारे में हम जानते हैं और अभी हम एक सिस्टम के बारे में पढ़ना चाह रहे हैं। तो जैसा कि ये टर्म बेटा बता रहा है, जैसा ये सिस्टम मतलब कुछ एक सिस्टमेटिक वर्क होने वाला है वहां पे, कुछ तो भी एक सिस्टमेटिक प्रोसेसेस होने वाले हैं और जो भी इसमें इन्वॉल्व होंगे वो कहीं ना कहीं एक दूसरे से मिलजुल कर काम करेंगे, है ना। तो इस एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम के अंदर हम लोग मेन चार जो सेल ऑर्गेनेल्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। वो सबसे पहला होगा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जिसे हम शॉर्ट में ईआर भी कह सकते हैं। जो दूसरा पार्ट होगा यहाँ पे वो होगा गोल्गी कॉम्प्लेक्स। गोल्गी कॉम्प्लेक्स जिसे गोल्गी बॉडी भी कहा जाता है, गोल्गी बॉडीज भी कहा जाता है। आप इसे जीसी कह सकते हैं, आप इसे जीबी कह सकते हैं, इन शॉर्ट आप इसको यूज कर सकते हैं। तीसरा जो पार्ट होगा वो होगा लाइसोसोम्स, ओके। और जो चौथा हम इसमें पढ़ेंगे वो होंगे वैक्यूल्स। वो क्या होंगे? दिस आर द वैक्यूल्स। मतलब यहां पे हमने चार सेल ऑर्गेनेल का एक लिस्ट बनाया है और ये चारों सेल ऑर्गेनेल्स जो हैं दे आर वेरी रिलेटेड विद द एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम। नाउ अब हम इस एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम को हम डिफाइन करेंगे। हम इस एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम को डिफाइन करेंगे कि ये एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम है क्या, ठीक है। तो हम क्या देख रहे हैं कि ये चार सेल ऑर्गेनेल्स हैं। हम जानते हैं कि चारों सेल ऑर्गेनेल्स का अलग अलग काम होगा। एज फॉर एग्जांपल
एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को हम कह सकते हैं कि भाई वो प्रोटीन और लिपिड्स के फॉर्मेशन में फंक्शन करेगा। गोल्गी कॉम्प्लेक्स को कह सकते हैं कि भाई एक पैकर्स एंड मूवर्स का ये काम करता है। ये जो इसकी ड्यूटी होती है एक सेल में, वो एक पैकर्स एंड मूवर्स की ड्यूटी होती है। मतलब ये चीजों को पैक करेगा और मूव करेगा, मतलब मॉडिफाई कर रहा है किसी ना किसी लेवल पे। अगर हम कहें एक डायरेक्ट सिंपल शब्दों में अगर हम इस्तेमाल करें तो ये जो गोल्गी बॉडीज होते हैं या गोल्गी कॉम्प्लेक्स, वो चीजों को मॉडिफाई करने में फंक्शन करते हैं। किस चीज को मॉडिफाई करते हैं वो हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। ओके, लाइसोसोम, इसे हम सुसाइडल बैग्स भी कहते हैं, है ना। ये चीजों को डाइजेस्ट करने में फंक्शन करता है। वैक्यूल्स, वैक्यूल्स जो होंगे वो एक लेवल पे चीजों को टेम्पररी स्टोरेज का काम करेंगे और वो स्टोर करके जहां जिसकी रिक्वायरमेंट होगी, जिस चीज की रिक्वायरमेंट होगी उसके हिसाब से वो आगे उसको पहुंचाएंगे भी। मतलब अब ये चारों का हमने एक ब्रीफ फंक्शन देख लिया है। तो अब आगे आगे जो चीजें होने वाली है कि इनका फंक्शन एक दूसरे से रिलेटेड कैसे है, ये जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो बिफोर डूइंग एवरीथिंग इन डिटेल, फर्स्ट वी हैव टू डिस्क्राइब और डिफाइन द एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम। व्हाट इज दैट सिस्टम? व्हेन it is called as endomembrane system. Why it is called as endomembrane system? Because if some cell organelles or some cell organelles functions in a coordinated way, if some cell organelles functions in a coordinated way, in that case they are going as a system, they are doing as a system, they are performing as a system, so they are considered under the endomembrane system. ओके, मीन्स हमने कहा कि इफ सम सेल ऑर्गेनेल्स, इफ सम सेल ऑर्गेनेल्स functions in a coordinated way, they are considered as endomembrane system। हम उसे कहेंगे कि वो एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम के पार्ट हैं और वो एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम कहलाएंगे। क्यों कहलाएंगे? क्योंकि दे आर performing themselves in a system, in a coordination with each other। अगर मैं कहूं, एक छोटा सा एग्जांपल हम लोग लेते हैं, जैसे मान लीजिए हम एक फैमिली का एग्जांपल लेते हैं, एक परिवार जिसमें हम रहते हैं, जिसमें कई तरह के लोग होते हैं, कुछ अंकल आंटी, दादा दादी, मम्मी पापा, भैया दीदी, है ना। तो वहां पे जो घर का जो एक मेन पिताजी होते हैं, जो गार्जियन होते हैं, वो क्या करते हैं, वो चीजों को जो भी घर की रिक्वायरमेंट होती है वो ला करके सब चीज को अवेलेबल कराते हैं, है ना। और अगर राशन आया तो वो उन्होंने अवेलेबल कराया। जैसा समझिएगा, मैं इसको लिख के देता हूं। हम सबसे पहले हम पापा की बात कर रहे हैं, ठीक है। पापा ने क्या किया? राशन लाया। पापा ने क्या किया? राशन लाया। उसके बाद इस राशन को यूज करती है मम्मी, इसको यूज करती है मम्मी, मतलब मम्मी यहाँ पे फूड प्रिपेयर कर रही है। मम्मी यहाँ पे क्या की? फूड प्रिपेयर किया। और उसके बाद इसे जितने भी लोग हैं वो उसे खाते हैं, मतलब मेंबर्स ऑफ फैमिली, ये क्या करते हैं भाई? दे सिंपली feeds upon the food prepared by the मम्मी। मतलब क्या देख रहे हैं यहाँ पे? पापा ने तो कुछ किया नहीं, पापा ने तो कुछ भी किया नहीं है, बस उन्होंने सिर्फ एक काम किया है कि वो राशन लाए। राशन लाए तो मम्मी ने इस राशन को, चावल था वो हार्ड था, गेहूं था वो, या आटा लाए तो वो पाउडर के फॉर्म में था। सब जो भी चीजें उन्होंने लाया वो सब अलग अलग वैरायटी से लाया। तो इस राशन को मम्मी ने मॉडिफाई कर दिया एज अ फूड, प्रॉपर एक टेस्टी, एक लजीज खाना बना दिया मम्मी ने। और जब मम्मी ने एक लजीज खाना बना दिया तो आता है ना ऐड में, जी ललचाए रहा ना जाए,
वहां तो एल्पेनलीबे की बात होती है, लेकिन यहाँ पे ये खाने की बात करेंगे हम, ठीक है। तो ये जो मेंबर्स ऑफ फैमिली हैं, जो भी वहां पे रह रहे हैं, वो उसके ऊपर टूट पड़ते हैं। मतलब क्या हुआ, ये हर हर कोई एक फंक्शन कर रहा है, कोई राशन ला रहा है, कोई खाना बना रहा है, कोई खा रहा है, तो खाना भी एक काम है, खाना भी एक तरह से एक काम है। तो हर किसी का जो फंक्शन आप देख रहे हैं एक कोऑर्डिनेटेड फंक्शन है, हर किसी का जो फंक्शन है वो एक तरह से कोऑर्डिनेटेड फंक्शन है। वैसे ही अगर हम इस इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की बात कर लें तो ये दो तरह के होते हैं, दे आर ऑफ टू कैटेगरीज, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो रफ का काम कुछ और है, जैसे हम मान लेते हैं कि यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूं कि ये जो है ये प्रोटीन फॉर्मेशन कर रहा है, ये क्या कर रहा है, ये प्रोटीन फॉर्मेशन कर रहा है, और इसका मान लेते हैं कि भाई ये लिपिड फॉर्म कर रहा है, ये लिपिड के फॉर्मेशंस को कर रहा है, ठीक है। तो प्रोटीन तो फॉर्म हुआ, प्रोटीन क्या डायरेक्ट प्रोटीन फॉर्म होता है, जी नहीं, ये जो प्रोटीन यहां फॉर्म होगा ये होगा अमाइनो एसिड के फॉर्म में, ये क्या होगा, अमाइनो एसिड, द बेसिक यूनिट ऑफ द प्रोटीन। जैसे हम घर का एग्जांपल अगर लेते हैं, एक छोटे से ईंट जुड़ते जाते हैं जुड़ते जाते हैं, फिर एक वॉल बनता है, एक दीवार बनता है, दीवार के बाद वो सारे दीवार एक साथ आराम से जुड़ते हैं तो एक कमरा बनता है, बहुत सारे कमरे मिलते हैं, तब जाकर के एक घर बनता है। सेम वैसे ही ये अमाइनो एसिड्स, इसको मॉडिफाई किया जाता है तब जाकर के ये प्रोटीन बनते हैं, और ये प्रोटीन का मॉडिफिकेशन गोल्गी कॉम्प्लेक्स करेगा, ये कभी भी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम नहीं करेगा। ओके, अब लाइसोसोम, लाइसोसोम एक तरह से डाइजेशन का भी काम करता है, एक तरह से इम्यूनोलॉजिकल फंक्शन भी करता है, सेल के अंदर कुछ जो एक्सक्रीशन का काम होगा वो भी करता है। वैक्यूल्स जो होते हैं वो स्टोरेज का काम करता है, टेम्पररी कुछ स्टोर करने के लिए होना ना कुछ, है कि नहीं। जैसे यहाँ पे मम्मी ये फूड जो है, इस फूड को मम्मी किसी डब्बे में जो भी राशन, सॉरी फूड नहीं, राशन जो पिताजी ने लाया है उसे डब्बे में रखती हैं, खाना बन जाता है तो उसे फ्रीज में रखती हैं। तो वैसे ही जो फ्रीज की जो हमने बात किया, जो हमने डब्बे की बात करी, वो सब क्या है भाई, वो वैक्यूल्स का काम करेगा, वो स्टोरेज का काम करेगा, और बाकी तो आप देख ही रहे हैं। तो इनका जो फंक्शन है ये एक तरह से कोऑर्डिनेटेड फंक्शन है, लाइक द सेम द ऑर्गेनल्स, द सेल ऑर्गेनल्स which comes under the endomembrane system, they functions in a very coordinated way, वो एक सीक्वेंस में, एक सिस्टम में जुड़ करके काम करेंगे ताकि कोई एक पर्टिकुलर फंक्शन प्रॉपरली कंट्रोल हो सके, प्रॉपरली फिनिश किया जा सके, प्रॉपरली उसको एग्जीक्यूट किया जा सके, ठीक है। तो अब आगे हम इसको एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से स्टार्ट करेंगे कि भाई एंडोप्लाज्मिक का स्ट्रक्चर कैसा, बाकी हर एक अलग अलग लेक्चर में हम इनको डील करने की कोशिश करेंगे। तो आज के लेक्चर में हमारा जो मेन फोकस होगा वो होगा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, कि ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है क्या, इसका फंक्शन क्या है, और बाद में गोल्गी कॉम्प्लेक्स क्या करने वाला है। तो अगले लेक्चर में हम लोग गोल्गी कॉम्प्लेक्स के बारे में देखेंगे। इस लेक्चर में हम सिर्फ एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम के अंदर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को कवर करने की कोशिश करेंगे ताकि ये प्रॉपरली फिनिश में आपको अच्छे से समझा सकूं। मैं एक लेक्चर में बढ़ा के भगा के मैं सारे सेल ऑर्गेनल्स को बता सकता हूं, लेकिन शायद आपको ये समझ में नहीं आएगा, ठीक है। तो हम हमारे इस आज के लेक्चर में हम सिर्फ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर फोकस करेंगे। हाँ तो बच्चों, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जैसा कि हम छोटा सा एक हिस्ट्री हर सेल ऑर्गेनल्स के बारे में हम पढ़ते आए हैं, गोल्गी बॉडीज के बारे में भी पढ़ेंगे, पहले माइटोकॉन्ड्रिया में भी पढ़े हैं, प्लास्टिड्स के बारे में भी पढ़े हैं, सेल मेम्ब्रेन के बारे में भी पढ़े हैं, सेल के बारे में पढ़े हैं। तो ये जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, इट was firstly reported by
by Porter and Thomson. Porter and Thomson. These two scientists are having credit for that endoplasmic reticulum. They are given credit for the endoplasmic reticulum. And the term endoplasmic reticulum is given by the term endoplasmic reticulum is given by Porter only. डिस्क्राइब किसने किया? डिस्क्राइब किया पोर्टर एंड थॉमसन ने। सबसे पहले रिपोर्ट किया इसके बारे में। और ये जो टर्म है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिसे इन शॉर्ट वी कैन से इट एज ER, is what given by the Porter. Now suppose that एक चीज थोड़ा सा जानना जरूरी है कि ये कैसा प्रेजेंट होगा। जैसे मान लीजिए कि ये एक सेल है, ओके ये सेल है, तो यहाँ पे ये न्यूक्लियस है। और हम जानते हैं कि ये जो न्यूक्लियस होता है ये डबल मेम्ब्रेनस होता है, ठीक है, ये डबल मेम्ब्रेनस होता है। तो इसके साथ ही कहीं ना कहीं अटैच हो जाता है, ये इसके साथ ही ये अटैच हो जाता है एक तरह से मान लीजिए। तो ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ओके। इनके पास एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के पास तीन स्ट्रक्चर हम पढ़ेंगे, जिसमें हम एक पढ़ेंगे इट इज कंपोज्ड ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज इक्वल टू सिस्टर्नी प्लस ट्यूब्यूल्स प्लस वेसिकल्स। सिस्टर्नी, ट्यूब्यूल्स प्लस वेसिकल्स, ये तीन स्ट्रक्चर द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज कंपोज्ड ऑफ सिस्टर्नी, ट्यूब्यूल्स एंड वेसिकल्स। तो सिस्टर्नी क्या है, ट्यूब्यूल्स क्या है, ये मैं आपको बताऊंगा, बस पहले आप अभी ये समझ लीजिए, ठीक है। अब यहां से मान लीजिए कि गोल्गी कॉम्प्लेक्स है, इनके साथ गोल्गी कॉम्प्लेक्स है। यहाँ पे ये मान लीजिए कि ये जो है ये है गोल्गी बॉडीज या गोल्गी कॉम्प्लेक्स, ठीक है। और इसके बाद इधर मान लीजिए लाइसोसोम्स हैं, ये वैक्यूल्स हैं, फूड वैक्यूल्स हैं, मेन ये दोनों होता है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये जो न्यूक्लियस है, दिस इज व्हाट द न्यूक्लियस ऑफ द सेल एंड दीज व्हाइट स्पॉट्स, जिसे मैं ब्लू से इंडिकेट करूंगा, द डॉटेड लाइन इज व्हाट द साइटोप्लाज्म। तो ये क्या हुआ, these are the cytoplasm of cell, cytoplasm of cell, right? तो इस साइटोप्लाज्मिक रीजन में न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के से जुड़ा हुआ, न्यूक्लियस से अलग नहीं, न्यूक्लियस के साथ अटैच एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। और इससे यहाँ पे एक ऐसा स्ट्रक्चर ये जिससे अटैच होगा गोल्गी बॉडीज, मतलब ये कुछ करेगा, फिर ये करेगा, फिर आगे के जो बाकी के जो लाइसोसोम्स हैं और जो फूड वैक्यूल्स हैं, वो सब अपने फंक्शंस को करेंगे, ओके। सो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में तीन हमने बताया, सिस्टर्नी, ट्यूब्यूल्स एंड वेसिकल्स। एंड जो भी मैं पॉइंट लिखने जा रहा हूं, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड टेक्निकल पॉइंट्स। द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम divides the intracellular space into two parts, and these are, the one is called as luminal space, and the another one is called as extracellular
ल्यूमिनल स्पेस। हमने क्या डिस्कस किया कि जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो जो है एक इंट्रासेलुलर स्पेस, इंट्रा मतलब इनसाइड, हियर इज द टर्म इंट्रा एंड दैट सेंस इज अबाउट इनसाइड। सो इनसाइड द सेल जो बात कर रहे हैं हम, इस स्पेस को दो रीजन में डिवाइड कर देगा। पहला रीजन क्या होगा, उसे हम कहेंगे ल्यूमिनल स्पेस, एंड दैट इट इज द स्पेस बिटवीन या स्पेस इनसाइड एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। वैसा स्पेस जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर है उसे हम कहेंगे ल्यूमिनल स्पेस। So these all spaces which are present inside the endoplasmic reticulum is called as luminal space, and the space outside the endoplasmic reticulum, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बाहर का जितना भी हिस्सा होगा उसे हम कह सकते हैं that can be called as extra luminal space। तो यहाँ पे कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है कि भाई ये तो साइटोप्लाज्म है। साइटोप्लाज्म है, लेकिन जो साइटोप्लाज्मिक स्पेस है, एक सेल के अंदर जो स्पेस है जहां पे साइटोप्लाज्म पूरा भरा हुआ है, तो ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या करता है, ये ऐसा नहीं है कि न्यूक्लियस से सट करके यहां तक अटक गया और इसके आगे नहीं होगा। फिर इट मे एक्सटेंड अप टू द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। The endoplasmic reticulum, the presence of endoplasmic reticulum may present up to the plasma membrane, the periphery of the cell, the boundary of the cell तक ये present हो सकता है। ठीक है, तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यहां तक भी हो सकता है। इसकी वजह से ये इसके अंदर का एक स्पेस हो जाता है और एक बाहर का स्पेस हो जाता है। अब कंसीडर कर लीजिए कि ये गोल्गी बॉडीज नहीं है, ये गोल्गी बॉडीज नहीं है, ये भी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का ही पार्ट है। तो ये यहां तक आ गया है ना, ये स्पेस बड़ा हो गया, ये स्पेस क्या हुआ, बड़ा हो गया। तो इसके अंदर का जो पूरा स्पेस है, ये जो पूरा स्पेस जो हम यहाँ पे मैं आपको टिक कर रहा हूं, अंदर थोड़ा सा नोटिफाई कर रहा हूं, ये पूरा स्पेस कहलाएगा ल्यूमिनल स्पेस। सो द स्पेस इनसाइड द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज कॉल्ड एज ल्यूमिनल स्पेस, एंड द स्पेस आउटसाइड द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, space outside the endoplasmic reticulum, space outside the endoplasmic reticulum is what called as एक्स्ट्रा ल्यूमिनल स्पेस। मतलब ये सारा स्पेस क्या कहेंगे, इस स्पेस को कहेंगे एक्स्ट्रा ल्यूमिनल स्पेस। और हमने एक और चीज डिस्कस कर लिया यहाँ पे कि दैट पर्टिकुलर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज कंपोज्ड ऑफ द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम composed of three structures, and these three structures are, the one is called as cisternae, the second one is called as tubules, and the third one is called as vesicles. So endoplasmic reticulum composed of three structure, which is called as, the one is cisternae, the tubules and the vesicles. So now in the same video we are going to discuss the different structures of endoplasmic reticulum as well as their function as well. हाँ तो बच्चों अब हम पढ़ेंगे endoplasmic reticulum consists of three structure जो अभी तक हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, इनके नेम्स। ठीक है, थ्री स्ट्रक्चर्स होंगे। द वन इज कॉल्ड एज सिस्टर्नी, द सेकंड वन इज कॉल्ड एज ट्यूब्यूल्स, एंड द थर्ड वन इज कॉल्ड एज वेसिकल्स। अब ये सिस्टर्नी कैसा होगा, मैं यहाँ पे बनाता हूँ एक अलग फिगर, हम उधर भी बनाएंगे। ये कुछ इस तरह के स्ट्रक्चर्स होंगे, ये जो स्ट्रक्चर्स होंगे सिस्टर्नी के, वो कुछ ऐसे स्ट्रक्चर्स होंगे।
जिनके ऊपर राइबोसोम्स प्रेजेंट होंगे, इनके ऊपर राइबोसोम्स प्रेजेंट होंगे। और अगर राइबोसोम प्रेजेंट है तो ये हम सभी जानते हैं कि राइबोसोम का जो फंक्शन है वो क्या फंक्शन करता है भाई? राइबोसोम जनरली फंक्शंस इन प्रोटीन फॉर्मेशन। तो सिस्टर्नी क्या है? दिस पर्टिकुलर सिस्टर्नी इज फ्लैट, the one is called as the one structure जो हम कह सकते हैं कि ये फ्लैट हो सकता है। उसके बाद ये पैरेलल होगा, फ्लैट फ्लैट sac like structure, sac like structure, it is flat sac like structure। उसके बाद क्या है? ये एक दूसरे के पैरेलली अरेंज्ड है, पैरेलली अरेंज्ड, पैरेलली अरेंज्ड, ये पैरेलली अरेंज होगा। उसके बाद हम क्या देख रहे हैं भाई? यहां पे ये जो आप देख रहे हो डॉटेड स्ट्रक्चर, दिस इज व्हाट? राइबोसोम। ये क्या है? राइबोसोम है। मतलब प्रेजेंस ऑफ राइबोसोम, राइबोसोम भी यहां पे प्रेजेंट होगा। ओके, और अगर राइबोसोम यहां प्रेजेंट है मतलब इसका जो इंपॉर्टेंट काम होगा सिस्टर्नी का, इट फंक्शंस इन प्रोटीन फॉर्मेशन, प्रोटीन फॉर्मेशन में ये हेल्प करेगा। As the term indicates, tubules means what? They are like tube, they are like tube, ऐसा स्ट्रक्चर होगा, they are like tubes, okay, they are like tube बनाइए, है ना। तो ये सबसे पहला चीज तो हमने क्या देखा कि जो ट्यूब्यूल्स होंगे they are like, मतलब एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होगा दैट कैन बी ब्रांच। यहां पे देखिए ब्रांचेस नहीं है, यहां ब्रांचेस है, यहां ब्रांचेस थोड़ा ज्यादा हैं। मतलब इट कैन बी ब्रांच्ड और अनब्रांच्ड। यहां पे ब्रांचेस भी हो सकते हैं और अनब्रांच्ड भी रह सकता है। इट कैन बी ब्रांच्ड और इट कैन बी ब्रांच्ड, ब्रांचेस भी हो सकते हैं और ब्रांचेस नहीं भी हो सकते हैं। दूसरा चीज क्या देखे हैं? यहाँ पे जो है जो राइबोसोम्स हैं, राइबोसोम्स प्रेजेंट नहीं होंगे। एब्सेंस ऑफ राइबोसोम, यहाँ पे राइबोसोम्स जो होंगे वो प्रेजेंट नहीं होंगे। सो दे जनरली functions in lipid sterol formation, lipids or sterol formation, ठीक है। अब वेसिकल्स क्या होंगे भाई? ये राउंडेड हो सकते हैं, इट मे बी ओवल, इट मे बी राउंडेड इन शेप, राउंडेड शेप हो सकता है। और एक और चीज यहाँ पे छूट गया है बेसिक ट्यूब्यूल्स को लेकर के, दे फॉर्म रेटिकुलर सिस्टम, ये रेटिकुलर सिस्टम भी फॉर्म करते हैं। ओके, वेसिकल्स क्या होंगे? ये ओवल होंगे, ये राउंडेड होंगे शेप में, या फिर अपन कह सकते हैं कि these vesicles they may also, वेसिकल्स का स्ट्रक्चर मैं बना देता हूं। ये देखिए, इसे हम कहेंगे वेसिकल्स, ये हो गए ट्यूब्यूल्स। ये जो स्ट्रक्चर आप देख पा रहे हैं ये है ट्यूब्यूल्स।
ये जो स्ट्रक्चर आप देख पा रहे हैं ये है सिस्टर्नी, और ये जो स्ट्रक्चर आप देख पा रहे हैं ये क्या है? दीज आर वेसिकल्स, एंड दीज वेसिकल्स आर आल्सो, दे आर आल्सो कॉल्ड एज ट्रांसपोर्ट वेसिकल्स, दे आर आल्सो कॉल्ड एज ट्रांसपोर्ट वेसिकल्स। तो एक और मैं फिगर बनाता हूं यहाँ पे, शायद और बेटर वे में आपको समझ में आ जाए। जैसे मान लीजिए कि ये अगर न्यूक्लियस है, ये अगर न्यूक्लियस है, तो यहां से कुछ ऐसा स्ट्रक्चर, ये ऐसा स्ट्रक्चर मान लीजिए यहां से निकलता है, और ये कुछ इस तरह से ऐसा फॉर्म करते हुए आगे बढ़ता है। ठीक है, तो ये जो आप स्ट्रक्चर देख रहे हैं ये स्ट्रक्चर क्या कहलाएगा? दिस इज व्हाट कॉल्ड एज सिस्टर्नी। ये क्या कहलाएगा? इसे हम कहेंगे सिस्टर्नी। ओके, अब इस सिस्टर्नी के बाद जो ट्यूबुलर स्ट्रक्चर होगा, तो ये यहां से मान लीजिए एक ऐसा आप बनाइए और इसको ऐसा, इसको इस ढंग से थोड़ा आप इसे मिला दीजिए। ठीक है, आप इसको इस ढंग से मिला दीजिए और ये सेम स्ट्रक्चर ये पूरा पूरा फैल के रहेगा। ठीक है, और यहां से पिंच्ड ऑफ, दिस इज व्हाट द वेसिकल्स हम कह सकते हैं। तो सिस्टर्नी के ऊपर हम जानते हैं कि यहाँ पे क्या प्रेजेंट होगा भाई? यहाँ पे प्रेजेंट होगा राइबोसोम्स, इनके सरफेस पे राइबोसोम प्रेजेंट होंगे। सो दिस इज व्हाट कॉल्ड एज रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, दिस इज व्हाट कॉल्ड एज रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और ये जो आप स्ट्रक्चर यहाँ पे देख रहे हैं, दिस स्ट्रक्चर इज व्हाट कॉल्ड एज smooth endoplasmic reticulum, rough endoplasmic reticulum and smooth endoplasmic reticulum. This is not the very exact figure, आप यहाँ पे गूगल पे सर्च कर सकते हैं, कुछ फिगर्स को देख सकते हैं। मतलब ये जो ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है जहाँ पे मैंने ब्रांचेस की फॉर्म में यहाँ पे बनाया है, ये देखिए यहाँ पे मैंने ब्रांच को थोड़ा सा यहाँ पे शो किया है, कुछ ब्रांचेस को यहाँ पे, है ना। तो ये जो ब्रांच मैंने बनाया, यहाँ पे ब्रांचेस हो सकते हैं, ये फिर मानिए ये आगे यहाँ से और ऐसा बढ़ भी सकता है। ठीक है, ये ऐसा यहाँ पे बढ़ भी सकता है, यहाँ पे देखिए ब्रांचेस हो गए, ये सब अनब्रांच्ड हो गए। तो ट्यूबुलर ब्रांच भी हो सकते हैं, ट्यूब्यूल्स और अनब्रांच्ड भी हो सकते हैं। सो दिस इज व्हाट, दिस इज ट्यूब्यूल्स, दिस इज व्हाट ट्यूब्यूल्स, जहां पे जो जो ये जो पार्ट है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का, यहाँ पे राइबोसोम एब्सेंट होगा। तो ये कहीं ना कहीं जो फंक्शंस करेंगे ये लिपिड और स्टेरॉल के फॉर्मेशन में फंक्शन कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे सिस्टर्नी में राइबोसोम प्रेजेंट है, तो ये प्रोटीन के फॉर्मेशन में फंक्शन करेंगे। ये देखिए यहाँ पे ये प्रोटीन के फॉर्मेशन में फंक्शन करेंगे। और ये जो वेसिकल्स हैं, दे मे ट्रांसपोर्ट, they may transports the formed protein to the Golgi bodies for further processing, और फर्दर प्रोसेसिंग क्या है? जो उनकी पैकेजिंग होगी, जो उनका मॉडिफिकेशन होगा प्रोटीन का, वो सब कहां होगा भाई? तो वो इनके पास होगा। अब ये सिस्टर्नी कहां प्रेजेंट होगा? ये जो सिस्टर्नी होगा, इट मे प्रेजेंट इन पैनक्रियाज, इन पैनक्रियाज। वैसे सेल्स, वैसे स्ट्रक्चर जो कि प्रोटीन के फॉर्मेशन के लिए रेस्पॉन्सिबल होंगे। The vesicles are present in spermatocytes। स्पर्मेटोसाइट्स के केस में ये जो है ये प्रेजेंट होंगे। तभी तक हमने क्या देखा? सिस्टर्नी में इट इज प्रेजेंट इन सेल्स ऑफ पैनक्रियाज भी लिख सकते हैं यहाँ पे, सेल्स ऑफ पैनक्रियाज, एंड ब्रेन भी कह सकते हैं कि ब्रेन के केस में भी ये प्रेजेंट होगा। उसके बाद ये जो ट्यूब्यूल्स होंगे, these tubules are generally functions in the lipids sterol formation, जो फैट्स
प्रोड्यूसिंग सेल्स होंगे वहां प्रेजेंट होंगे, वेसिकल्स स्पर्मेटोसाइट्स के केस में प्रेजेंट होंगे। नाउ यहाँ पे जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जो हमने रफ एंड स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की हमने यहाँ पे बात करी है, तो ये जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है दैट इज आल्सो कॉल्ड एज granular endoplasmic reticulum, or that rough endoplasmic reticulum is called as granular endoplasmic reticulum. Now they are also having some functions as well. यो कहाँ पे प्रेजेंट होंगे, इनके फंक्शंस भी सेम होंगे। क्या होगा भाई, तो लिपिड का फॉर्मेशन करेंगे, स्टेरॉल का फॉर्मेशन करेंगे। इनके केस में क्या होगा, दे लैक्स राइबोसोम। सबसे पहले तो इनके पास राइबोसोम नहीं होगा, तो ये क्या करेंगे, फंक्शंस इन प्रोडक्शन ऑफ, या प्रोडक्शन से बेटर होगा फॉर्मेशन ऑफ लिपिड्स, स्टेरॉल एक्सेट्रा, etc. Now these smooth endoplasmic reticulum or granular endoplasmic reticulum, ये जो स्ट्रक्चर है यह कहाँ प्रेजेंट होगा, may present in adipose cells वहां प्रेजेंट हो सकते हैं, या फिर इट में प्रेजेंट इन intestinal cells, इट में प्रेजेंट इन लीवर, ये लीवर में भी प्रेजेंट हो सकता है, एंड एक्सेट्रा। आप यहाँ पे etc भी लिख सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे बेटा जरा सा ध्यान देना कि ये जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जिसे हम ग्रैनुलर कह रहे हैं, मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है कि ये कोई तो भी ये एक ऐसा स्ट्रक्चर है। यहाँ पे मैं थोड़ा इसे इरेज करता हूँ, इस स्ट्रक्चर को मैं यहाँ पे मिटा देता हूँ, अपना काम यहाँ पे हो चुका है, ठीक है। तो यहाँ पे जो हम लोग देख रहे हैं कि ये कोई ऐसा सरफेस है, यहाँ पे इसी फिगर को मैं थोड़ा सा आगे एलिब्रेट कर रहा हूँ, ठीक है, कुछ अलग से अपन नहीं कर रहे हैं। ये ऐसा सरफेस है और इस सरफेस के ऊपर राइबोसोम प्रेजेंट है, ठीक है। इस सरफेस के ऊपर राइबोसोम प्रेजेंट है जो कि प्रोटीन के फॉर्मेशन में फंक्शन कर रहा है, जो कि फंक्शन किसमें कर रहा है, प्रोटीन के फॉर्मेशन में। ये सब क्या है, दीज आर राइबोसोम्स। ये भी जो स्ट्रक्चर आप देख रहे हो, जो डॉटेड स्ट्रक्चर है यहाँ पे, ये हर जगह ये क्या है, राइबोसोम है, ठीक है। तो राइबोसोम कहीं ना कहीं इनके पास कुछ ऐसा एक यूनिक फीचर होगा जिसकी वजह से वो चिपक के है, ठीक है। तो देयर इज द प्रेजेंस ऑफ, ऐसे मान लीजिए ये अब इसको भी थोड़ा सा मैं अलग करता हूं, ये स्ट्रक्चर है, ठीक है। तो यहां पे एक ऐसा प्रोटीन प्रेजेंट होता है, ये दिस इज व्हाट, जो रेड कलर से मैं दिखा रहा हूं, ये एक प्रोटीन है और इस प्रोटीन के ऊपर फिर से मैं राइबोसोम बनाऊंगा, ठीक है। तो ये जो रेड कलर से जो मैं यहां पे बताया हूं, इसे बोलते हैं राइबोफोरीन। ये क्या है, राइबोफोरीन इज अ काइंड ऑफ प्रोटीन जिसकी दो कैटेगरी होती है, राइबोफोरीन 1 एंड राइबोफोरीन 2, ठीक है। एंड दिस पर्टिकुलर राइबोफोरीन, इट फंक्शंस इन the attachment of ribosome with the surface of the cisternae। इस सिस्टर्नी के सरफेस से अटैच करने में राइबोफोरीन प्रोटीन का फंक्शन होता है, और ये राइबोफोरीन इज रिस्पांसिबल फॉर जॉइनिंग और अटैचिंग दिस राइबोसोम एंड दिस इज व्हाट द सिस्टर्नी का, ये जो सिस्टर्नी का जो मेम्ब्रेन है, ये सिस्टर्नी का मेम्ब्रेन है, इसको अटैच करने में राइबोफोरीन प्रोटीन के फंक्शंस होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अब हम लोग देख चुके हैं, एक बार फिर से मैं ब्रीफ कर दूं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में सिस्टर्नी है, ट्यूब्यूल्स है, वेसिकल्स है। सिस्टर्नी फ्लैट होता है, फ्लैट शेप हो सकता है, सैक लाइक स्ट्रक्चर है और एक दूसरे के पैरेलली अरेंज्ड है। उसके बाद इनके पास प्रेजेंस ऑफ राइबोसोम्स भी हैं जिसकी वजह से ये प्रोटीन फॉर्मेशन में फंक्शन कर पाते हैं,
ट्यूब्यूल्स जो होते हैं वो ब्रांच हो सकते हैं, अनब्रांच हो सकते हैं, ट्यूबुलर स्ट्रक्चर होता है, राइबोसोम एब्सेंट होता है, यहाँ पे राइबोसोम प्रेजेंट नहीं होता है, ये ध्यान देना आप लोग, राइबोसोम एब्सेंट होता है। उसके बाद दे आर आल्सो फॉर्मिंग रेटिकुलर सिस्टम, द ट्यूब्यूल्स आर रिस्पांसिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ रेटिकुलर सिस्टम बिटवीन द with cisternae and vesicles, and they functions in lipid sterol formation. Why they function in lipid or sterol formation? Because that does not have ribosomes. राइबोसोम का मेन फंक्शन होता है प्रोटीन के फॉर्मेशन करना। वेसिकल्स दे आर मेम्ब्रेनल स्ट्रक्चर, एक पॉइंट छूट गया है मैं यहां लिख देता हूं, दे आर मेम्ब्रेनल, दे आर मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर, दे आर मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर, दे आर मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर। ठीक है, ये मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर है, ओवल हो सकता है, समटाइम्स राउंडेड भी हो सकते हैं, राउंड शेप भी हो सकता है, and it transports the formed proteins to the Golgi bodies for further processing, and it may present in the spermatocyte cell as well. यहाँ पे cisternae जो है it may present in the cells of pancreas and brain as well. और यहाँ पे हमने जो डिस्कस किया है ये स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को, जिसको अग्रैनुलर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी कह सकते हैं, यहाँ पे राइबोसोम एब्सेंट होंगे, फंक्शंस करेंगे लिपिड और स्टेरॉल के फॉर्मेशन में, और ये प्रेजेंट हो सकते हैं एडिपोज सेल्स के केस में, इंटेस्टिनल सेल्स के केस में, लिवर सेल्स में, या वैसे सेल्स जहां पे लिपिड के फॉर्मेशंस होंगे वहां पे वो प्रेजेंट होंगे। ठीक है, और यहाँ पे हमने ये हिस्सा देखा था रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का, जिसको ग्रैनुलर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी कह सकते हैं, दैट कैन बी आल्सो कॉल्ड एज ग्रैनुलर, जो मैं इरेज कर दिया था। नाउ वी आर हैविंग स्पेस, तो मैं फिर से लिख देता हूं। अब यहाँ पे ग्रैनुलर है क्योंकि भाई राइबोसोम सरफेस पे प्रेजेंट है, तो राइबोसोम सरफेस पे कैसा प्रेजेंट है, तो उनके बीच में ये मेम्ब्रेन, सिस्टर्नी का मेम्ब्रेन और ये राइबोसोम के बीच में एक प्रोटीन का स्ट्रक्चर होता है, एक लेयर होता है जो हेल्प करता है राइबोसोम को इस मेम्ब्रेन पे अटैच होने में, एंड दैट प्रोटीन इज कॉल्ड एज राइबोफोरिन 1 and 2. राइबोफोरिन 1 and 2 is responsible for for the attachment of ribosomes to the surface of cisternae. अब ये कहां प्रेजेंट होंगे भाई, सिस्टर्नी कहां प्रेजेंट होगा, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहां प्रेजेंट होगा, दैट में प्रेजेंट इन केस ऑफ, दैट में प्रेजेंट in the cells of pancreas, in the cells of pancreas, sometimes in liver as well, etc. ठीक है, लिवर के केस में भी अगर कुछ प्रोटीन, जहां भी प्रोटीन के फॉर्मेशंस होंगे वहां पे राइबोसोम प्रेजेंट होगा, और ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हर जगह प्रेजेंट होगा। तो आज के इस लेक्चर में हमने एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम के एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को कंप्लीटली कवर अप कर लिया है। अब आप बच्चों पे डिपेंड करता है कि इसको आप कैसे समझते हैं। बहुत आसान ढंग से बताया है, एकदम सिंपल वे में, इसको कुछ ज्यादा कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं। कोई पूछता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का फंक्शन क्या है, तो आप पूरा जितना फंक्शन है सब जोड़ दो। ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का फंक्शन, सॉरी स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के जो फंक्शंस हैं वो जोड़ दीजिए। इस रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का जो फंक्शन है प्रोटीन का फॉर्मेशन, वो आप जोड़ डालो, पूरा कंबाइंड हो जाएगा। कोई पूछता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का फंक्शन क्या है, तो भाई प्रोटीन फॉर्मेशन, सीधे यहाँ पे ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का यहाँ का फंक्शन ये भी हो सकता है प्रोटीन फॉर्मेशन, क्योंकि वहां पे रफ क्यों कह रहे हैं, क्योंकि राइबोसोम प्रेजेंट है, और अगर राइबोसोम प्रेजेंट है मतलब वो प्रोटीन के फॉर्मेशन करेगा ही करेगा। ठीक है, अब ये इसके स्ट्रक्चर हो गए। तो ये बहुत सिंपलीफाइड, बहुत इजी है, कुछ ज्यादा वास्ट नहीं है इसमें, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है आपके नीट के लिए, क्वेश्चंस बहुत अराइज किए जाते हैं। दिस इज वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, एंड दिस इज वन ऑफ द यूनिक कॉन्सेप्ट ऑफ राइबोफोरिन, जो आप याद रखेंगे, जो नीट वाले वहां पे आपको अटैक कर सकते हैं। So now I am done with the endoplasmic reticulum, which is in the topic of endomembrane system. In the next class we are going to discuss about the Golgi bodies. Okay, thank you very much.